बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 30 जून और पाकिस्तान में इतवार की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए एक तो इस चैनल को फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया। इस वीडियो को देखने के बाद इसे लाइक ज़रूर करें और इस पर कमेंट ज़रूर करें, और हो सके तो इस वीलॉग के लिंक को व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया पर शेयर करें ताकि एंगेजमेंट बढ़े और फायरवॉल को नाकाम बना सकें। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की पहली खबर आपके सामने इस्लामाबाद से रखते हैं, जहां पर मरियम नवाज और नवाज शरीफ के साबिक तर्जमान मोहम्मद ज़ुबैर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसके लिए वो कोशा हैं और उनका पैगाम जो है वो इमरान खान साहब तक पहुंचाया गया है और अब वो कंफर्मेशन देंगे कि उन्हें तहरीक इंसाफ में लिया जाएगा कि नहीं। लेकिन इस खबर में जो असल खबर है, जो तबसरा करने की खबर है, वो ये है कि एक तरफ कहा जाता था कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़त्म शुद, लेकिन आज आप कोई प्रो और एंटी पीटीआई सहाफ़ी हो, आप उसका वीलॉग उठाएं, उसका टॉक शो उठाएं, आप अखबार उठाएं, आप कोई चीज़ भी उठाएं, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो शुरू और इख्तिताम जो है वो सियासत का पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के बगैर हो। बजट की बहस हो, इंसानी हकूक़ की बहस हो, तनख्वाहदार तबके के ऊपर बजट लगने की बात हो, इलेक्शन की बात हो, जजेस की बात हो, अदालतों की बात हो। एक शख्स जो है वो जेल के अंदर बैठा हुआ है और तमाम बयानियाँ जो है वो बना रहा है। और अभी भी जब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़त्म कर दी गई है, तो ऐन उस वक्त आपके सामने तमाम लोग जो अभी भी एस्पायरेंट हैं पॉलिटिक्स के लिए, वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान को ज्वाइन करना चाहते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि इमरान खान का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल इंशाल्लाह ताबनाक है, और उसी के साथ जुड़ा हुआ है पाकिस्तान का मुस्तकबिल, इंशाल्लाह वो भी ताबनाक होगा। अब आते हैं दूसरी खबर की तरफ। वो अमेरिका से आपके सामने रखते हैं, जहां एक बहुत बड़ी तब्दीली है, और वो तब्दीली जो है वो भी डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को भी, और आने वाले दिनों में आप उस तब्दीली के शाखसाने देख भी लेंगे। वो तब्दीली ये है कि जो रही सही कोई प्रॉब्लम रह गई थी प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने कि वो जीतेंगे या नहीं। वैसे तो मैं तो आपके सामने बहुत देर से ये तज्जिया रख रहा हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप जीतेंगे, लेकिन जो रही सही थोड़ी बहुत कसर रह गई थी, वो अभी जो पहला सदारती मबासा हुआ, बहस हुई, पहली सदारती डिबेट, यहाँ आपको पता अमेरिका में रवाज है कि जो सदारती कैंडिडेट होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, वो आवाम के सामने डिबेट करते हैं, उनसे सवालात पूछे जाते हैं, मीडिया के रिनाउंड लोग सामने बैठ के सवालात पूछते हैं, वो जवाबात देते हैं, और आवाम तय करती है, उसके बाद राय बनाती है कि उन्होंने किसको वोट देनी है, किस इशू पर किसने बेहतर तरीके से सवालात के जवाबात दिए, किसका कंपोजर बेहतर है, कौन मोर लाइक अ लीडर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इमर्ज हो सकता है। ये पब्लिक अपनी राय बनाती है। इसलिए अमेरिका के अंदर ये जो मुबासा होता है, सदर की डिबेट होती है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंस होती है इसकी, और इलेक्शन से पहले यूजुअली एक ख़ास वक्त पर यह डिबेट कराई जाती है। और ये डिबेट जो है ये अक्सर जो कन्वेंशन होती है, जैसे कि अभी डेमोक्रेट्स की कन्वेंशन होनी है, रिपब्लिकन्स की होनी है, जिसमें उन्होंने अपने अपने सदारती उम्मीदवारों को नामजद करना है, टिकट जारी करनी दूसरे लफ्ज़ों में। और एक तरफ तो ट्रंप जो हैं वो लैंडस्लाइडिंग तरीके से जीते खड़े हैं, दूसरी तरफ बाइडन क्योंकि करंट प्रेसिडेंट हैं तो उन्हीं को टिकट मिलने के चांसेस है, इसलिए वो भी तगड़ी पोजीशन में अपनी पार्टी से टिकट लेने की। लेकिन अमूमी तौर पर जो एक अमूमी आप कहें कि रवायत है या अमूमी एक रवाज है, वो यही है कि उस कन्वेंशन के बाद ये मुबासा करवाया जाता है, क्योंकि जाहिर है कन्वेंशन होगा, उस कन्वेंशन के अंदर टिकट दिया जाएगा अपने अपने पार्टी के मेंबरान को, और फिर ही वो सदारती उम्मीदवार होंगे, और उनके दरमियान जो है वो पहले मरहले में बहस मुबासे होते हैं अपनी अपनी पार्टी के लोगों के दरमियान में। लाइक अगर रिपब्लिकन के 6 लोग हैं तो उनकी मीडिया के ऊपर बहस होगी, डेमोक्रेट के 6 लोग हैं उनकी आपस में होगी, फिर ये डेमोक्रेट वर्सेस रिपब्लिकन जो एक एक उम्मीदवार होता है जिनका सदारती जो बहस होगी वो अमूमी तौर पर कन्वेंशन के बाद करवाई जाती है, ये वाली जो डिबेट हुई है। लेकिन इस दफ़ा डेमोक्रेट पार्टी के अंदर हमारी इत्तला है कि लोग चाहते थे कि ये बहस पहले हो। अब आपके लिए भी ये इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा, क्योंकि इस मुबासे के अंदर बाइडन जो है वो पूरी तरह से
हार गए हैं। ये जो बहस हुई है, ये जो डिबेट हुई है, इसमें ट्रंप ने पूरी तरह से उन्हें डोमिनेट किया है। बहुत देर से ये बातचीत चल रही है कि जो सदर बाइडन है वो अलील हैं शायद, या बहुत देर से बात हो रही है उनके कंपोजर की, बहुत देर से बात हो रही है कि क्या वो अगली टर्म के लिए प्रेसिडेंट इफेक्टिव तरीके से प्रेसिडेंसी चला सकेंगे या नहीं। इन चीज़ों के ऊपर बहुत देर से बहस हो रही है। कोई कहता है कि वो उनके रिफ्लेक्सेस स्लो हैं, कोई कुछ कहता है। हर तरह के लोग यहाँ पर तज्जिए करते हैं प्रेसिडेंट बाइडन पर, और अक्सर उनकी बहुत सारी वीडियोस सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर दी जाती हैं जिसमें ये दिखाया जाता है कि वो अपने इर्द गिर्द के जो उनके इर्द गिर्द चीज़ें होती हैं उससे वो उतने वाकिफ़ नहीं होते। मसलन पिछले दिनों में जापान के यहाँ पर हेड ऑफ स्टेट आए हुए थे और प्रेसिडेंट बाइडन को भूल गया कि उन्होंने उन्हें साथ लेके चलना है, और वो खुद ही अकेले ही चल दिए आगे, और पीछे जो जापानीज़ हेड ऑफ स्टेट थे वो अपनी अहलिया के साथ बहुत पीछे रह गए और आ रहे थे। इसी तरीके से और बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ आए दिन आती हैं सामने जिससे एक तासर कायम करने की कोशिश की जाती है कि शायद प्रेसिडेंट बाइडन जो हैं वो अपनी बेस्ट ऑफ एबिलिटी इस टाइम नहीं है, और अमेरिका को एक मोर आप ये कहें कि इंथ्यूजियास्टिक एनर्जेटिक प्रेसिडेंट की ज़रूरत है। तो ये तो पहले से ही सदर बाइडन के ऊपर बहुत सारी तनकीद थी, लेकिन ये जो अभी सदारती बहस हुई है इसके बाद बाइडन साहब की जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही पुअर थी। बहुत सारे सवालात को वो कंप्रीहेंड नहीं कर सके, जवाब नहीं दे सके। जवाब देते हुए वो ऐसे लग रहा था कि जब वो खामोशी से सुन रहे थे कि वो खड़े खड़े सो रहे हैं। ऐसी बहुत सारे मनाजर थे जिससे बाइडन एक वीकर कैंडिडेट के तौर पर इमर्ज हुए और ट्रंप एक स्ट्रॉन्गर कैंडिडेट के तौर पर इमर्ज हुए। ट्रंप की पोजीशन पहले भी तगड़ी थी, लेकिन इस बहस या मुबाहसे के बाद ट्रंप की पोजीशन और ज़्यादा तगड़ी हो गई। और अब मैं आपको काम की बात बताने लगा हूँ। जो अंदरूनी बात है वो ये है कि अब डेमोक्रेट के अंदर ये बहस भी हो रही है जो अमूमी तौर पर होती नहीं, कि शायद कन्वेंशन तक अब ये जो पहली बहस में जो बाइडन की जो परफॉर्मेंस बहुत पुअर रही है कि वो ट्रंप के सामने खड़े ही नहीं हो पाए, इसके बाद शायद अब डेमोक्रेट पार्टी जो है किसी और को टिकट ना दे दे कहीं बाइडन साहब की जगह पर अपनी जो उनकी कन्वेंशन हो रही है। ये भी अब डेमोक्रेट पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो इस तरह के उनके वोटर सपोर्टर जो हैं वो इस तरह के तज्जिए भी अभी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में अब कंफर्म होगा कि क्या बाइडन और ट्रंप ही हतमी तौर पर एक दूसरे के सामने उतरते हैं, जिसके चांसेस ज़ाहिर है ज़्यादा हैं। लेकिन इवन ये बात होना भी कि शायद उनसे टिकट ले ली जाए, ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और अब दूसरी डेवलपमेंट इसमें यह है कि अगर ट्रंप जीत गए, जो कि वो जीतते हुए नज़र आ रहे हैं, और दूसरी बात ये कि उनके केसेस भी उनको रोक नहीं सकेंगे, तो इसका पाकिस्तान की सियासत पर क्या असर पड़ेगा? इतना असर पड़ेगा कि जितना 2 बजे के वक्त सूरज निकलने के बाद आपके ऊपर पड़ता है कि गर्मी है कि नहीं, इतना ही असर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पर ट्रंप के आने का पड़ेगा। बहुत कुछ बदल जाएगा। पहले भी चीज़ें बदल रही हैं अमेरिका में, तेज़ी से बदल रही हैं। हाल ही में करारदाद से लेके फिर करारदाद का नंबर देखें, और ये जो नंबर है 368 का, इसका मतलब ये है कि अमेरिका वाज़ेह पैगाम भेज रहा है कि हम और बोझ नहीं उठा सकते आपकी सारी धांधली और इंसानी हकूक़ की पामाली का। आप अपना आप हिसाब खुद दें। तो इसके साथ साथ आने वाले दिनों में जैसे ही ट्रंप का इलेक्शन हो गया और वो अभी ऑफिस में होंगे भी नहीं, तो मैं आपको बता सकता हूं कि उससे पहले ही पाकिस्तान के अंदर हालात के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ेगा। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, मुशाहिद हुसैन सैयद जो कि नून लीग के सेनेटर हैं वो भी आपको बता चुके हैं कि ट्रंप के आते ही हालात पाकिस्तान में चेंज हो जाएंगे। मैं आज आपके सामने जो तज्जिया रख रहा हूँ वो ये कि ट्रंप के अगर रास्ते में कोई एक आध कांटा या कोई एक आध दुश्वारी थी तो पहली बहस के बाद ख़त्म हो गई। ट्रंप अब जो है वो मेरे हिसाब से, मेरे तज्जिए के हिसाब से, मैं बहुत ही सेफली कह सकता हूं कि 70% ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंसी तकरीबन जीत चुके हैं अगली टर्म के लिए। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं। जुनेद अकबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं, तगड़ी तकरीर करते हैं, तगड़े आदमी हैं। उन्होंने कोर कमेटी से इस्तीफ़ा दिया है और उसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि उनको इमरान खान से मिलने नहीं दिया जाता। ये वैसे और भी बहुत सारे लोगों की शिकायत है और इमरान खान जेल से भी बता चुके हैं कि वहाँ पर एक ISI के कर्नल और एक ISI के मेजर जो हैं वो सब कुछ कंट्रोल करते हैं, किसको मिलना है किसको नहीं मिलना। और इसी सिलसिले में इमरान खान
इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी तशरीफ़ लेकर गए हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी तकाजा किया है कि इनको रोका जाए, इस ISI के कर्नल और मेजर को, जो वहाँ पर इमरान खान के तमाम मामलात को में इंटरफेयर करते हैं, बल्कि दूसरे लफ्ज़ों में वही चलाते हैं अडयाला के अंदर, और अडयाला जेल को जेल एडमिनिस्ट्रेशन ही चलाए। ये पिटिशन लेकर इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए हैं और देखते हैं उसका नतीजा क्या निकलता है। लेकिन जुनैद अकबर ने भी यही कहा है कि हमें मिलने नहीं दिया जाता, और कुछ लोग मिलते हैं और वो अपनी बात करके आते हैं और उन्हें बाहर आके वो वही तासर देते हैं जो वो देना चाहते हैं। हमें मिलने दिया जाए तो तब हमें पता चले कि इमरान खान क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं। और मैं जो हूँ इमरान खान के हकूक़ के लिए तहरीक चलाऊँगा, और कोर कमेटी से मैंने अलहदगी की है ताकि वर्कर को पता हो कि मेरा कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। बड़ा बयान है उनका, ज़ाहिर है अगली कोर कमेटी की नशस्त पर इस पर गौर भी होगा और कोशिश भी की जाएगी कि उनकी मुलाकात भी हो और बाकी सारे लोगों की मुलाकात हो। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि चंद लोगों की मुलाकात हो सकती होती है, वैसे भी लिस्ट में बहुत ही थोड़े लोगों की इजाज़त देते हैं, और फिर जाहिर है बहुत सारे लोग बार बार मिलते हैं और कई लोगों को मिलने का मौका नहीं दिया जाता। ये गिला उनका बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा जी, अगली खबर ये है कि जस्टिस अतर मिल्ला ने तो जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब को जो है वो आजकल बिल्कुल ही सीधा ही एक्सपोज कर दिया, कोई कसर ही नहीं छोड़ी। इजी पैसा, माजरत, काजी फायज़ ईसा, इजी पैसा मुंह से निकल गया, पता नहीं क्यों, माजरत मेरी, बहुत ही मोतबर जस्टिस हैं जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब। वो उन्होंने एक नई कार्रवाई की और वो ये की कि जो फैसल वाडा के ऊपर तौहीन अदालत का केस था, और उसमें उन्होंने अब मीडिया को, फैसल वाडा को छोड़ दिया जो पगड़ियों से फुटबॉल खेलते थे, और वजह मैंने आपको बता दी थी, मीडिया को शोकास दे दिया सबको, और उसका बर्डन डाला जस्टिस अतर पे। और अदालत में ये कहा कि मैं तो तौहीन अदालत नहीं चलाना चाहता, जस्टिस अतर ने रिमार्क्स किए थे तो इसलिए मैंने तौहीन अदालत शुरू की। मीन मीडिया को नाजायज़ तौहीन अदालत के नोटिस दिए और सारा वज़न डाल दिया कि ये तो जस्टिस अतर की वजह से हो रहा है। जस्टिस अतर मिल्ला ने एक ख़त लिख दिया है सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को, डॉक्यूमेंट कर दिया है और ऑन रिकॉर्ड ले आए कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए मीडिया के ऊपर या किसी के ऊपर। तो ये जस्टिस काजी क्यों झूठ बोल रहे हैं, क्यों मेरा नाम उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, मेरे कंधे पर रख कर बंदूक चलाकर मीडिया को कंट्रोल क्यों कर रहे हैं। असल में तो जस्टिस काजी को गुस्सा है, जो पिंडी के कमिश्नर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो मीडिया ने चलाई थी और कहा था कि काजी साहब इन्वॉल्व हैं धांधली करने और करवाने में। उस गुस्से पर काजी साहब मीडिया का हशर करना चाहते हैं और उसकी जिम्मेदारी उन्होंने डाल दी है अब जस्टिस अतर पे। आपको पता है कि जस्टिस अतर इज़ नॉट कमिंग स्लो, उन्होंने तो पूरा एक्सपोज करने का प्रोग्राम बनाया है। उन्होंने पहले इख्तलाफी नोट लिखा है, काजी साहब के गले में वहाँ ढोल डाला है, वो हमने आपको कल बताया। आज एक नई खबर बता रहे हैं कि उन्होंने अब ख़त लिख दिया है, मतलब काजी साहब के पास छुपने की कोई जगह नहीं रही। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो ट्वीट्स हैं कुछ सहाफ़ियों के। एक माजरत, मेरी सहाफ़ी कह दिया, सहाफ़ी नहीं है लेकिन अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं वो। तो एक तो अबसार आलम साहब हैं, आपको पता है वो खुद ही ऐलान कर चुके थे कि मैं सहाफ़ी नहीं हूँ, मैं कभी सहाफ़त दोबारा नहीं करूँगा। लेकिन फिर उन्होंने अब नून लीग ने जब उन्हें इस दफ़ा कोई ओहदा नहीं दिया तो फिर उन्होंने कहा कि चलें सहाफ़त ही करते हैं। तो कलम तो बेचा हुआ है, ज़मीर बेचा हुआ है, एक दफ़ा फिर बेच लेते हैं। तो बहरहाल उन्होंने एक ट्वीट किया है कि हम जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके ऊपर तनकीद की है कि क्या कभी हिंदुस्तान के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने क्या कोई करारदाद हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ मंजूर करवाई है। पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, रियासत के मुखालिफ हैं और वो करारदादें पास करवा रहे हैं, मतलब उन्होंने हमला कर दिया ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ऊपर। देखें इसका मैं जवाब देता हूँ। क्या कभी हिंदुस्तान ने अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये कहा है कि आप पाकिस्तान आएंगे तो आपको एयरपोर्ट पर पकड़ लिया जाएगा? क्या हिंदुस्तान की रियासत ने कभी उनको बताया है कि पीछे आपके रिश्तेदारों को पकड़ लिया जाएगा? क्या हिंदुस्तान की रियासत ने अपने ओवरसीज़ हिंदुस्तानियों को ये कहा है कि आपके पासपोर्ट कैंसिल कर दिए जाएंगे, आपके नादरा का डाटा कैंसिल कर दिया जाएगा? क्या हिंदुस्तानी जो गवर्नमेंट है उन्होंने ओवरसीज़ हिंदुस्तानियों को कभी कहा है कि आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल हम देख रहे हैं और आप जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरेंगे या आपकी यहाँ कोई जायदाद होगी तो उसको जब्त कर लिया जाएगा? क्या ये सारी घटिया हरकतें उनकी वहाँ पर की गई हैं? क्या ये सारी घटिया हरकतें उनकी वहाँ पर की गई हैं?
नहीं की गई। क्या हिंदुस्तान के अंदर कश्मीर को छोड़ के, जाहिर है वहाँ मसला है और हम सब कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाते हैं, क्या हिंदुस्तान ने दूसरी जगहों पर अपनी रियासत के लोगों के साथ ये किया है कि अगर साबिर शाकिर, मोईद पीरज़ादा, वजाहत या और दोस्त जो हैं वो बाहर बैठे वीलॉग्स कर रहे हैं या अपनी आवाज़ उठा रहे हैं तो उन्हें दहशतगर्द करार दे दिया जाए? हाँ, वो खालिस्तान के लोगों के साथ करते हैं जो अलहदगी पसंद है। इनमें से तो कोई अलहदगी पसंद नहीं है। हम में से तो कोई नहीं कहता कि हमने फ़लाँ हिस्से को अलग मुल्क बनाना है। क्या कभी हिंदुस्तान ने किसी शख्स का पासपोर्ट या उसकी नेशनैलिटी जो है सिर्फ इसलिए कि वो करंट गवर्नमेंट और रजीम के ऊपर तनकीद करता हो कैंसिल की हैं? लेकिन बहरहाल ये सारी बातें जवाब देने का फ़ायदा नहीं है। अबसार आलम साहब कोई ना ही सहाफ़ी हैं ना अच्छे इंसान हैं, उनको कौन सी इस बात की समझ आनी है। अरशद शरीफ शहीद इनको दुरुस्त बहरूपिया कहते थे। अगली खबर जो है वो अब लफाफों के बारे में है। लफाफे जो है वो इंसानी हकूक़ पर नहीं बोले, लेकिन बजट पर जब उनकी तनख्वाह के ऊपर टैक्स लगा तो अब चीख रहे हैं। मीन औरतों के साथ जो कुछ हुआ, पाकिस्तान में जजों के साथ जो कुछ हुआ, सहाफ़ियों के साथ जो कुछ हुआ, ये नहीं बोले। इन्होंने बेशर्मी की चादर ओढ़कर सोए रहे और अब हतमी तौर पर अपनी तनख्वाह पर टैक्स लगाया तो अब चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। तो अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नहीं तो वज़ीर ख़जाना नहीं तो सबको पल पड़े। जी हाँ, मैं महा लफाफे जनाब तलत हुसैन साहब की बात कर रहा हूँ और एक देसी साख्ता के लफाफे हैं, वो भी मलक साहब हैं लाहौर से, उनकी भी बात कर रहा हूँ। वो भी अब ये तमाम ना सिर्फ इस गवर्नमेंट का दिफा नहीं कर पा रहे बल्कि उस पर तनकीद कर रहे हैं मौजूदा जो बजट है और कह रहे हैं कि तनख्वाहदार पेशे को मार के रख दिया है, तबाह करके रख दिया। और इसी सिलसिले में एक ट्वीट है, वो तो एक डिफरेंट सहाफ़ी हैं, ज़ाहिर है वो इनकी तरह की हरकतें नहीं करते। उन्होंने ट्वीट किया है, शहबाज राणा साहब ने ट्वीट किया है। उन्होंने ये कहा है कि जो तनख्वाहदार तबका है पाकिस्तान में, उनके पास अब 3-4 काम ही रह गए हैं। एक तो वो पाकिस्तान छोड़ दें अगर छोड़ सकते हैं, बाहर जाके आबाद हो सकते हैं। दूसरा, तनख्वाह अगर नहीं छोड़ सकते तो फिर तनख्वाह कैश में लें किसी तरीके से ताकि टैक्स ना देना पड़े इतना। तीसरा, अपने जो असासे हैं वो रिटर्न्स में डिस्क्लोज ना करें, ना बताएं कि कितना पैसा है, क्योंकि अगर उन्होंने बता दिया तो जो उनका जायज़ पैसे से टैक्स, जिस पर उन्होंने पहले से टैक्स दिया, उससे भी जो असासा कमाया हुआ उस पर भी ये टैक्स लगाएंगे। और फिर किसी ना किसी पावरफुल ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि वो आपको टैक्स एग्जाम्पशन लेकर दे और फिर कभी भी पाकिस्तान के टैक्स नेट में ना आए, मतलब अपनी दौलत छुपा के रखें ताकि आपके ऊपर टैक्स ना लगाया जा सके। क्योंकि वो ये कहते हैं कि इस टाइम तनख्वाहदार जो तबका है उसके ऊपर 50% टैक्स लगा दिया गया है। जी हाँ, आप सुनते थे स्कैंडिनेविया में बड़ा टैक्स है, फलां जगह पे बड़ा टैक्स है, वहाँ भी 35-40% तक होते हैं। 50% तक टैक्स लगा दिया गया है और उसके साथ 18% सेल्स टैक्स है। ऑफ कोर्स जब आपको 50% आपकी तनख्वाह कट गई, 50 मिली तो आपने जाके उससे चीज़ें ख़रीदनी है ना, उन चीज़ों पर फिर 18% GST है। तो मतलब ये कि 100 में से 70 रुपये तो हुकूमत आपसे ले गई, तो आपके साथ पास रह गए 30 रुपये। तो वो जो सब कहते थे ना, खाता भी है तो लगाता भी है, और जो SIFC के वादे थे और आपको बताया जाता था कि SIFC आएगी तो उसमें $100 अरब आएगा, वो अब ना सिर्फ $100 अरब तो क्या आना था, $1 अरब भी नहीं आया, और बल्कि जो डॉलर भेज रहे हैं $30 अरब ओवरसीज़ पाकिस्तानी, अब तो उन्हें गद्दार, यहूदी और पता नहीं क्या कुछ कहा जा रहा है और क्या कुछ कहा जाएगा। मामला इस तरफ है और बजट के ऊपर हालात ये हैं कि अब तो लफाफे भी उसको जो है वो डिफेंड नहीं कर पा रहे। अच्छा, इस सारी बात में नवाज शरीफ को बहुत गिला है कि मेरे लिए आवाम नहीं निकली थी, इमरान खान के लिए आवाम निकलती हैं। जनाब, आपके लिए भी आवाम निकलती, उससे पहले आप खुद निकल गए। आवाम निकलना चाहती थी लेकिन आवाम ने देखा तो आप खुद निकल गए। आपने हमेशा डील काटी, आपने लंदन में बैठ के बयानियाँ बनाए हैं, इमरान खान ने जेल में बैठ के बयानियाँ बनाया है। इसलिए आवाम जो है वो उसी के लिए निकलती है जिसके साथ, जो आवाम के साथ खड़ा होता है। नवाज शरीफ साहब का ये जो गिला है कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं, मैंने कदम बढ़ाया, पीछे देखा कोई भी नहीं था। जनाब, आप भी पूरी बात नहीं बताते ना, आपने कदम नहीं बढ़ाया, आपने जूती उतार के सर पे रख के जद्दे को पहले दौड़ लगा दी, दूसरी तरफ आपने लंदन को लगा दी। आवाम बेचारी ने कदम बढ़ाया तो देखा आप वहाँ कहीं थे ही नहीं जहाँ पर उन्होंने निकलना था। तो अब आवाम तो उधर वीज़ा लगता है जनाब, और उसके लिए आपको पहले भी बताया है कि 40% ऐसे लोग जो समझते हैं उनको वीज़ा मिलेगा, उनमें से भी 40% लोगों के लंदन के वीज़े रिजेक्ट होते हैं पाकिस्तान में। तो आवाम कहाँ से वीज़े लेके वहाँ आपके साथ कदम बढ़ाए, ये मुमकिन नहीं है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने है कि तहरीक इंसाफ ने वो जो एक बार बार एतराज़ था कि ऐसी पार्टी
जिसने जिसके पास जिसने इलेक्शन में लड़ा ना हो उसको मखसूस नशिस्तें मिल सकती कि नहीं। बाप पार्टी को ऐसे ही नशिस्तें दी गई थी, उसका सर्टिफिकेट जमा करवा दिया गया है ताकि अब ये सारा मामला जो है ना हो सके। जस्टिस आयशा मलिक, मैंने पिछले दिनों भी उनकी तारीफ़ की थी, बहुत ही तगड़ी, बेहतरीन, कंपोज और मायानाज जज हैं। उन्होंने एक बयान दिया है तकरीर में, और जिसमें उन्होंने कहा है कि वकला को, जो खातून जजेस हैं, उनसे बात करने का थोड़े से जो नॉर्म्स हैं उनको सीखना चाहिए। दुरुस्त बात है, क्योंकि पिछले दिनों जो सिकंदर साहब थे उनको जाहिर है इस्टेब्लिशमेंट ने छोड़ा ही इसलिए था कि वो जाकर बदतमीज़ी करें। उन्होंने अनफॉर्चुनेटली जस्टिस आयशा के सामने बहुत बदतमीज़ी की थी और ईजी पैसा, माजरत, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, मेरे मुंह से ये 2 दफ़ा निकली वो नाम इस तरह का, वरना मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। तो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं वो इग्नोर करते रहे उस सारी बदतमीज़ी को, और उन्होंने मामला जो है वो आगे चलाया। अच्छा जी, एक ख़बर जो अफसोसनाक है वो आपके सामने रखनी है, वो ये है कि एक मस्जिद को ताला लगा दिया गया है इसलिए कि कम्युनिटी के पास बिल जमा करवाने के पैसे नहीं थे। गालिबन 60,000 रुपये का बिल या 63,000 रुपये का बिल आया था मस्जिद का। जो अहले मोहल्ला थे उनके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने मस्जिद को ही ताला लगा दिया, बंद कर दिया। ये हालात हैं। मैंने आपको बताया था कि गर्मी ख़त्म होने से पहले पहले 100 रुपये से ऊपर यूनिट जाएगा, और दूसरी तरफ जो कतर से एक डील की थी कि लें या ना लें उसके बावजूद आपको कैपेसिटी चार्जेस पे करने पड़ने हैं, और इस डील का दिफा किया करते थे शाहज़ेब खानज़ादा साहब जैसे लफाफे। अब खुद नून लीग की हुकूमत ने यह ऐलान किया है कि हम उस डील को रीनिगोशिएट करना चाहते हैं, वो डील अच्छी नहीं थी। जी हाँ, ये अब खुद मान गए। इसी तरह ये बिजली के बिलों का भी मानेंगे, सब कुछ मानेंगे, लेकिन अभी वक्त लगेगा, और आपको भी वक्त लगेगा। जो कहते थे खाता है तो लगाता भी है, फ़िलहाल तो जो खाता है उसके हिस्से का बिजली का बिल पे करें, जो कि बहुत ज़्यादा हो गया है, आई अंडरस्टैंड। और दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा से खबर है कि वहाँ पर जो आपके गवर्नर साहब हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनके घर का बिल 21 लाख रुपया शायद वाजिबुल अदा है। तो वो बिल अदा करने की वजह से अब बिजली कटनी थी, तो उन्होंने नोटिफिकेशन करके अपने घर को अपना कैंप ऑफिस डिक्लेयर कर दिया। अब वो गवर्नर हाउस और गवर्नर ऑफिस के तौर पर काम करेगा, तो उसका बिजली का बिल भी सारा फिर सरकार ही अदा करेगी सब कुछ। तो उन्होंने कहा ना रहे बांस, ना बजे बांसुरी, बल्कि बांसुरी भी अपने ही बांस के अंदर जो है वो रख लो, मामला ही ख़त्म करो। तो अब आप ही बिल जमा करवाएंगे, खाता है तो लगाता भी है। सब नवाज शरीफ से सुन रहे हैं, सब नवाज शरीफ के पीछे चल रहे हैं। आजकल तो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस भी नवाज शरीफ से ही सीख के सब कुछ जो है वो पीछे पीछे चल रहे हैं। अच्छा जी, आखिरी खबर आपको देनी है, अफसोसनाक खबर है। वो ये है कि रावलपिंडी में रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस को हादसा, कम ही सुना होगा आपने, 5 अफराद जो है वो जाँ बहक हो गए। वजह क्या बनी कि एम्बुलेंस की कभी मेंटेनेंस नहीं हुई थी, बहुत पुरानी थी, और एम्बुलेंस की मेंटेनेंस बहुत देर से नहीं की गई थी, या उसको शायद पर्सनल यूज़ के लिए चलाया जाता होगा। और इन सारे हालात की वजह से पाकिस्तान में एक तरफ इनके जो 2.5 अरब रुपया जो है सिर्फ वो प्रेसिडेंसी और जो आपके वज़ीर आज़म हाउस हैं उन्होंने अपने अखराजात में शामिल किया है। 3 करोड़ के मरियम साहबा की गाड़ी के टायर पड़ रहे हैं, लेकिन एम्बुलेंस के टायर नहीं पड़े, उसको रिपेयर नहीं करवाया गया। सिर्फ 5 कीमती जाने गई हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।